हेलो बच्चों, ज्ञान मेनिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यूके बोर्ड क्लास 10th साइंस का एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे एक प्रतिरोध बनाया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर आपने करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दिया है, इस परिपथ में 3 प्रतिरोध दिए हैं। ठीक है, 3 प्रतिरोध दिए हैं। कौन कौन से? एक है ये और ये। इसको आप R1 कह सकते हैं, इसको R2 कह सकते हैं और इसको R3 कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रतिरोध में हमें इस परिपथ में हमें कितने प्रतिरोध दिए गए हैं? इस परिपथ में हमें 3 प्रतिरोध दिए हैं। ठीक है, तो पहले जो प्रतिरोध है R1 और R2, ये कौन से क्रम में लगे हैं? यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, पहले 2 प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में लगे हैं और इनका संयोजन, ठीक है, इनका जो संयोजन है इस प्रतिरोध के साथ, वो कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आर डैश की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आर डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो 2 श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोध है, इनको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि R1 प्लस R2। आर डैश R1 की वैल्यू आपको दी है 4 ओम और R2 की वैल्यू दी है आपको 6 ओम। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आया आपका 10 ओम। तो ये वैल्यू आई है आपकी किसकी? आर डैश की वैल्यू आई है। ठीक है, उसके बाद आर डैश की वैल्यू निकल गई है। अब ये जो आर डैश की वैल्यू निकली है, ठीक है, ये वाला प्रतिरोध है, ये आपका कितना आ गया? 10 ओम आ गया। ठीक है, तो अब ये जो इन दोनों को ऐड करके जो हमारा आर डैश निकला 10 ओम, ये इस 15 ओम के क्या है? समांतर है। ठीक है, दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब इसका प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे एक आप लाइन इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अब जो 10 ओम है, ठीक है, जो 10 ओम वाला प्रतिरोध है और 15 ओम वाला प्रतिरोध है, ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे इसको, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, इनके कुल प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होगा 1/R इक्वल टू 1/R डैश। आर डैश की वैल्यू 10 ओम हमने निकाल रखी है और 1 प्लस 1/R3 जो कि हमें दिया है 15 ओम। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, आर डैश की जगह पे आप 10 रखोगे और R3 की जगह पे 15। अब क्या करना है, आपने पढ़ा होगा एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 30। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 15 2 × 30 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी? 5/30। इन दोनों को ऐड करके 5/30। तो 1/R की वैल्यू क्या मिली हमें? 5/30। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? R की वैल्यू चाहिए। तो R की वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इस तरीके से लिखोगे और 5 से 30 को डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर 6। तो R की वैल्यू क्या आई आपकी? 6 ओम। ठीक है, तो ये मिल गई आपको R की वैल्यू, ये मिल गई R डैश की वैल्यू। ये तो आपका क्या निकल गया? कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध कितना आ गया? 6 ओम आ गया। ठीक है, कुल प्रतिरोध आया 6 ओम। अब हमें एक क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन पूछा था परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हुआ? 6 ओम हुआ। अभी एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि परिपथ में कुल विद्युत धारा, ठीक है, परिपथ में कुल विद्युत धारा कितनी होगी वो निकालनी है। कुल विद्युत धारा, ठीक है, तो कुल विद्युत धारा के लिए हम किसका यूज करेंगे? ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ओम के नियम का उपयोग करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियमानुसार। पता होगा आपको ओम का नियम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है V/IR। हमें निकालना क्या है? हमें विद्युत धारा निकालनी है ना।
तो इसके लिए फॉर्मूला होगा I = V/R। ठीक है, तो I निकालना है, आपने धारा निकालनी है। V यहाँ देखिए, V आपको दिया है कितना है 12 वोल्ट, ठीक हो गया, 12 दिया है, और R अभी आपने निकाला कितना है 6। ठीक है, तो I की वैल्यू आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 2। और I यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर। ठीक है, तो इन सभी के मात्रक भी आपको पता होने चाहिए, जैसे प्रतिरोध का ओम होता है और विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये पहला पूछा गया था कुल प्रतिरोध के लिए आपने इस तरीके से प्रतिरोध निकाला है, और उसके बाद आपसे पूछा गया है कुल विद्युत धारा, और कुल विद्युत धारा का फॉर्मूला आपने इस तरीके से निकाल के यहाँ पे उसकी धारा का मान निकाल दिया है। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। 3 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका आकार ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे, देखिए वस्तु की, सबसे पहले यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई लिखोगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु बोला है ना, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की ऊंचाई आपको दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको बताई गई है फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद फोकस दूरी कितनी बोली है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बताई है। फिर बोला है अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यानी कि वस्तु की दूरी दी है आपको, क्या दी है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी सारी वैल्यूज़ आपको पता है। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो फोकस दूरी और ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहेगी और फोकस दूरी भी हमेशा माइनस में रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो दर्पण दिया गया है ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए हमेशा जो आपका मान रहेगा वो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक मान रहेगा। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, फर्स्ट आपसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो दर्पण सूत्र आप सभी को पता होगा, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब आपको f का मीनिंग पता है, क्या होता है f, फोकस दूरी, और जो आपका वो u है, u क्या है आपका, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं, फोकस दूरी आपको दी है कितनी है -15, और v आपको निकालनी है, प्लस आपको जो वस्तु की दूरी दी है वो दी है -10। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -10 इधर जाएगा, ये माइनस का है। ठीक है, माइनस का इधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि 1/10 - 1/15 = 1/v। सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 1/v 1/30 = 1/v। तो जो आपकी v की वैल्यू आई वो क्या आई 30। ठीक है, ये आपकी v की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर लिखोगी। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब की स्थिति को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये जो हमारी स्थिति है, किसकी स्थिति, वस्तु की, प्रतिबिंब की स्थिति है ना, प्रतिबिंब की स्थिति 30 सेंटीमीटर सामने की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब उसके बाद हमने निकालनी है प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो देखिए जो v की वैल्यू आई है ये कैसी है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे v धनात्मक है, v धनात्मक है, तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, दूसरी ओर
बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक हो गया? बनेगा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यह है इसकी स्थिति। ठीक है, ये धनात्मक है इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है वो दूसरी ओर बनेगा, और वह कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक हो गया, सदैव उल्टा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है? प्रतिबिंब का आकार। यहाँ पे सेकंड था, अब थर्ड निकालना है आपने प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए हमारे पास प्रतिबिंब आवर्धन सूत्र होना चाहिए। ठीक है, प्रतिबिंब का आवर्धन सूत्र क्या होता है? m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू माइनस की v की वैल्यू आपके पास है 30 और u की वैल्यू है -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 30 कैंसिल, तो आ जाएगा 3। यानी कि जो m की वैल्यू है वो क्या आ गई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, यहाँ से समझ में आया। तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति निकाल दी है, प्रतिबिंब की प्रकृति भी निकाल दी है। अब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार हमारा 3 सेंटीमीटर यहाँ से निकला। अब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए जो फॉर्मूला है वो है HI इक्वल टू m जो आपने निकाल रखा है अभी आवर्धन सूत्र से, मल्टीप्लाई h जो आपको वस्तु की दूरी दी है। ठीक है, तो m आपने निकाली 3, h आपको दिया था, वस्तु की ऊंचाई आपको दी थी 3, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आई? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने प्रतिबिंब की स्थिति निकाली। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी थी? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर थी। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी? v की वैल्यू जो निकली थी वो धनात्मक थी, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरी ओर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसके बाद हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार निकाला। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार निकालने के बाद हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाली जो कि 9 सेंटीमीटर था और वस्तु से बड़ा है। ये वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है ना, तो वस्तु से बड़ा है किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।